द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्विज वाले सीरीज में मैं आज से जो शुरू करने जा रहा हूं, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे दिए गए हैं। फॉर ऑल एग्जाम इसी वजह से कह रहे हैं। और इसके जो क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको हर प्रकार के लेवल के मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या यूपी ट्रिपल एससी हो या आरओ हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो या एसआई के पेपर हो, किसी भी एग्जाम में सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा क्विज वाला सीरीज शुरू कर रहे हैं। और इसमें आपको कठिन सवाल भी और आसान सवाल भी, सभी प्रकार के सवाल इसमें मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, इसमें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इरूला जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में रहती है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अब है कि इरूला जनजाति क्यों चर्चा में? तो ये चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित इरूला आदिवासियों की सहकारी समिति इरूला स्नैक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी अनिश्चय भविष्य का सामना कर रही है। ये रिपोर्ट आई है, इस वजह से ये चर्चा में है। ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के उत्तरी जिलों के साथ केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से में रहते हैं। इनकी भाषा इरूला, तमिल और कन्नड़ है, यानी कि ये जहाँ के हैं वो भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और कर्नाटक की जो कन्नड़ भाषा है उसको भी बोलते हैं। तो ये थी इरूला जनजाति। और ये तीनों भाषाएं द्रविड़ भाषा समूह हैं। जैसे द्रविड़ भाषा समूह में आपको केरल में जो बोली जाती है मलयालम वो भी है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो तेलुगु बोली जाती है वो भी द्रविड़ भाषा समूह है। तो ये इरूला जनजाति की जो इरूला भाषा है वो भी उसी समूह का हिस्सा है। तमिल कहीं कह सकते हैं उप प्रकार है ये इरूला। आगे देखें, मैक्सिको की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है। दूसरा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरेबियाई द्वीप समूह, मैक्सिको और क्यूबा से घिरा हुआ है। तो ये दोनों सही हैं। ये चर्चा में क्यों आया है तो इसको समझ लें कि हाल में जो यहाँ फ्रांसिन नाम का तूफान आया है, जिसके कारण से अमेरिका की मैक्सिको की खाड़ी के लगभग 42% कच्चे तेल का उत्पादन और 53% प्राकृतिक गैस का उत्पादन बंद हो गया। इस वजह से मैक्सिको की खाड़ी चर्चा में आई है। और मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है, यानी कि बाउंड्री से घिरा हुआ एक एरिया आता है। जो आपको पश्चिम में मैक्सिको है, पूरब में क्यूबा और उसके सहयोगी जो मतलब आस पड़ोस के जो द्वीप समूह है, कैरिबियाई द्वीप समूह उसको कहते हैं। दक्षिण में युकातान प्रायद्वीप है और उत्तर में यूएसए है। तो ये एक घिरा हुआ सा एक खाड़ी है। आगे देखें, ये आपको एक बेहतर लेवल के क्वेश्चन लगेंगे और थोड़े से कठिन लगेंगे, लेकिन समझ जाएंगे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रश्न है कि जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षम बुनियादी ढांचे की लागत के लिए बजटीय सहायता की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो बजटीय सहायता जो दी जाती है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो पहला है पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक कार्यान्वित की जाने वाली इस योजना का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और जल विद्युत के विकास को समर्थन देना है। दूसरा पॉइंट है कि यह केवल 100 मेगावाट से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू होता है, जिसमें निजी क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं। तीसरा है कि 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता सीमा को संशोधित कर 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट कर दिया गया है। तो इसमें देखने में आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं करंट को तो इसमें इसका आंसर इस 3 जो पॉइंट है इन 3 में से केवल 2 सही है, यानी कि केवल ये सही है और ये सही है। इसमें क्या परिवर्तन है तो ये केवल बदल दिया कि ये 100 मेगावाट नहीं बल्कि 25 मेगावाट है, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं
कि यह निजी क्षेत्र की परियोजनाओं और पंप स्टोरेज सहित 25 मेगावाट से अधिक की सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू होता है। तो ये केवल 100 मेगावाट की जगह 25 मेगावाट आप अगर जानते हैं तो ये बहुत ही आसान सवाल है और एग्जाम में ऐसे ही थोड़े बहुत परिवर्तन किए जाते हैं, तो इनको ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए। और ये जो पॉइंट है बाकी ऊपर के और दोनों पॉइंट सही हैं और ये पॉइंट आपको पढ़ने के लिए आपको दे दिया गया है, चाहे तो इसे आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व के धरोहर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह सांस्कृतिक या प्राकृतिक स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में अंकित है, और दूसरा है कि सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थलों वाला देश फ्रांस है। इसमें अगर आपको ये लिस्ट पता है या अगर आप सीक्वेंस जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि टॉप पे कौन है तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है कि केवल ये सही है, ये गलत, क्योंकि फ्रांस नहीं। पहले नंबर पे इटली है जहां 59 है, और दूसरे नंबर पे चीन है जहां 57 साइट्स हैं, और तीसरे नंबर पे जर्मनी और फ्रांस दोनों हैं जहां 52 साइट्स घोषित हैं। इसके बाद स्पेन आता है, फिर भारत आता है जहां 43 स्थल टोटल यूनेस्को स्थल हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी UNRWA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक सहायक एजेंसी है जो अरब इजराइल युद्धों के दौरान अपनी आजीविका के साधन खो चुके फिलिस्तीनियों को सहायता प्रदान करती है। दूसरा है कि इसका वित्त पोषण लगभग पूरी तरह से निजी व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। इसका आंसर केवल एक सही है, केवल ये सही है, क्योंकि इसमें देखें इसका वित्त पोषण पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा जो स्वैच्छिक योगदान दिया जाता है उससे ये वित्त पोषित होता है, और ये संयुक्त राष्ट्र की सहायक एजेंसी है, ये सही है। और 49 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाई गई थी, तो ये केवल आंसर ये सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ओनिटिस बोर्डाटी ये क्या है? तो ये है डंग बीटल। ये हाल ही में शोधकर्ताओं को मेघालय के नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य में, मेघालय का नोंग खिल्लेम, इस तरीके से एक प्रश्न ये भी है कि ये अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है कि ये मेघालय का है, नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य में एक पहले से अज्ञात गोबर भृंग प्रजाति ओनिटिस बोर्डाटी की पहचान की गई है। ओनिटिस वंश से संबंधित ये गोबर भृंग प्रजाति है, यानी कि ये एक तरीके से अपघटक टाइप के जीव हैं, और गोबर भृंग प्रजाति केवल वियतनाम और थाईलैंड में पाई जाती हैं। पारिस्थितिक रूप से महत्व इसका क्या है? तो ये अपने पारिस्थितिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बीज फैलाव, पोषण चक्रण, कीट नियंत्रण, पौधों की वृद्धि, ये सब के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप उसमें केंचुए को जानते हैं, इस टाइप से भी इसका समझ सकते हैं। तो ये एक गोबर भृंग प्रजाति है जिसका जो डंग बीटल कहा जाता है, और ये मेघालय में पाया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह अनुदेशात्मक मीडिया पैकेज और मीडिया सामग्री के विकास के लिए एक नोडल संगठन है। दूसरा है कि यह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसको बहुत ही ध्यान से देखें कि ये जो है इसमें केवल एक ही सही है, ये गलत हो गया है। कारण क्या है? शुरुआत में जब इसका गठन किया गया था तब ये इसी मंत्रालय के अधीन था, लेकिन यहाँ देखें कि वर्तमान में यह संस्था जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जबकि 86 में इसका गठन किया गया था तो ये इसी मंत्रालय के अधीन था। 87 में इसका गठन किया गया है, उस टाइम इसका नाम
केंद्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान था। बाद में इसे राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान, जिसको शॉर्ट में निमी कहते हैं, NIMI। तो ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन काम करता है। और ये चर्चा में क्यों आया है? तो ये संस्थान जो है, निमी जो है, ITI वालों के लिए एक YouTube चैनल लॉन्च कर रहा है। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है और ये आपका करंट का सवाल है ये, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखें, अगला प्रश्न है कि रंगीन मछली ऐप, ये काफी चर्चा में है, रंगीन मछली ऐप, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करता है। दूसरा है कि इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इसके आंसर क्या है? तो ये दोनों सही है। कौन कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है, तो इसके दोनों कथन सही हैं और ये चर्चा में अभी लगातार बना हुआ है। और मुख्य पॉइंट ये है, एक सवाल ये भी है कि इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? ये भुवनेश्वर में है, ये आपको भी याद रखना है। और ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने इसे लॉन्च किया है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में भुवनेश्वर है, वहीं पे इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि OpenAI O1 मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये O1 है, 01 ना समझिएगा। OpenAI O1 जैसे रोबोट 2.0 होता है, वैसे ही ये अभी 2 पे नहीं गया है, ये O1 अगला संस्करण जारी किया है। तो OpenAI O1 मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जटिल तर्क करने के लिए सुदृढ़ीकरण सीखने के साथ प्रशिक्षित एक नया बड़ा भाषा मॉडल है। दूसरा है कि यह इंटरनेट ब्राउज नहीं करता और फाइलों और छवियों को प्रोसेस नहीं कर सकता। ये दोनों कथन सही हैं। OpenAI के बारे में समझ लें तो ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए है कि OpenAI O1 नामक एक नया AI मॉडल जारी किया है और O1 एक छोटा सस्ता संस्करण है। O1 का एक छोटा सस्ता संस्करण O1 मिनी है जो जारी किया गया है। यह एक नया बड़ा भाषा मॉडल है जो ऊपर ये सारे जो क्वेश्चन है उसका सारा ये आंसर है, एक डिस्क्रिप्शन है ये। यानी कि आपको ये जानना चाहिए कि OpenAI O1 मॉडल क्या है। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। पोर्ट ब्लेयर के संबंध में आप इसे तो जान चुके होंगे। पोर्ट ब्लेयर के संबंध में, क्योंकि इसका नाम बदला गया है, नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो यहाँ सवाल है कि पोर्ट ब्लेयर के संबंध में कथन पर विचार करें। इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि श्री विजयपुरम किसका कर दिए, ये साधारण सवाल हो जाएंगे। इसमें है कि आपको कहाँ तक आपने ध्यान दिया है, इस पर सवाल है कि यह दक्षिणी अंडमान द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। और दूसरा है कि 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान चोल सम्राट द्वारा इसका उपयोग रणनीतिक नौसैनिक अड्डे के रूप में किया गया था। इसमें जो है केवल 2 सही है। पहला जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी तट पर न होकर के पूर्वी तट पर है। ये माइनर से बदलाव के साथ ऐसे ही एग्जाम में आपको भ्रमित किया जाता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और प्रवेश बिंदु भी है। इसका नाम बॉम्बे मरीन में नौसेना सर्वेक्षण और लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पे रखा गया था। तो ये आपको ये भी याद रखना चाहिए किसके नाम पर है, वो क्या थे। ये नौसेना सर्वेक्षण लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। इन्होंने ही सबसे पहले इसका गहन सर्वेक्षण किया था, ये पहले अधिकारी थे। यह दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और ये वह स्थान है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था। यहीं पे आपको अंडमान निकोबार में ही सेलुलर जेल था जहां लोग काला पानी की सजा दे करके भेजे जाते थे, जहां सावरकर को भी भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कौन सा डिवीजन Su-30 MKI विमान के लिए 240 AL-31FP
एरो इंजन का निर्माण करेगा? तो यह डिवीजन है कोरापुट डिवीजन। इसके बाद अगला सवाल है कि हाल ही में किस इंग्लिश क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो यह है मोइन अली। 2024 क्रिएटिव आर्ट्स एमीज में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो यह है जेमी ली कार्टिस ने जीता है। अगला प्रश्न है कि यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी की गई बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024 में लगातार तीसरे वर्ष कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह है स्विट्जरलैंड। इसके बाद है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है राजेश वर्मा। कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत ने 5G स्मार्टफोन के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई राजा गिद्ध के लिए समर्पित है और कहाँ शुरू किया गया है? तो यह है आपका महाराजगंज उत्तर प्रदेश। अगला है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी 1 यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या के अंतर्गत किन 3 शहरों को सम्मानित किया गया? तो यह है सूरत, जबलपुर और आगरा। तो ये था आज का करंट का क्विज का लगभग 19-20 प्रश्न हैं ये, और इस 19-20 में ही आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन बन जाएंगे, और इसमें अंदर जो छुपे हुए प्रश्न हैं उनको भी आपको बार बार देख करके और उसे याद कर लेना चाहिए। अगर नियमित रूप से आप करते जाते हैं तो आपका करंट अफेयर्स पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और आने वाले समय में इसे और बेहतर करने के हम प्रयास करेंगे। आपको जो भी सुधार करवाने हो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी और भी चीज़ें ऐड करनी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।